हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 12 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया प्रैक्टिस सेट है। और इसके बाद साथियों हम लोग यूथ कंपटीशन द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, चाहे जिस भी पब्लिकेशन का हो, सारे प्रैक्टिस सेट जो है प्रॉपरली कवर कराए जाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जौली हवाई अड्डे के विस्तार के कारण एक हाथी रिजर्व समाचारों में था। उस हाथी रिजर्व का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक हाथी रिजर्व जो है जौली हवाई अड्डे के विस्तार के कारण चर्चा में था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड NAEB भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना जो है वह 1992 ईस्वी में की गई थी। हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि को वन रोपण के अंतर्गत लाया जाना है? कितना मतलब कितने ऐसी भूमि है जिनको वन के अंतर्गत लाए जाने का लक्ष्य रखा गया है वन रोपण करने का? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मिलियन हेक्टेयर को वनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जो निम्नलिखित हो चुकी है। भारत का पहला हाथी रिजर्व या अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया था? भारत का जो पहला हाथी रिजर्व है वो झारखंड राज्य में बना था। ऑप्शन डी जो है वो सही है। हाल ही में हीट एक्शन प्लान खबरों में रहा। इसे निम्नलिखित में से किस एक निकाय या फिर मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल, भारतीय मौसम विभाग, पर्यावरण एवं जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारत मौसम विज्ञान विभाग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विभाग विज्ञान विभाग के हीट एक्शन प्लान को तैयार किया था। मतलब इन दोनों ने मिलकर के इसे तैयार किया था। किसने? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मिलकर के इसे हीट एक्शन प्लान को तैयार किया गया था। ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन सेव एनर्जी सेव लाइफ के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि करना। मिशन पर एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि योजना ओवर फंड हो गई है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उद्देश्य वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि करना है। किसका? ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य। कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत किस प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुआ था? कार्बन क्रेडिट का जो सिद्धांत है वह क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुआ था, जो आपके जापान में है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था और इसी में निकल कर के क्या आया था? कार्बन क्रेडिट का जो एक सिद्धांत है वह क्योटो प्रोटोकॉल से ही निकल कर के आया था। पारिस्थितिकी में डैश 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 प्रति इकाई क्षेत्र में बायोमास को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। बायोमास घनत्व को, बायोमास आकार को, बायोमास ऊर्जा को या बायोमास उत्पादकता को? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बायोमास उत्पादकता को प्रति इकाई क्षेत्र में बायोमास को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वन प्रमाणन कार्यक्रम को अस्थायी वन प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वन प्रमाणन एक वैश्विक आंदोलन है। वन प्रमाणन 1990 के दशक में रियो अर्थ समिट के बाद प्रारंभ किया गया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही हैं। वन प्रमाणन जो कि एक वैश्विक आंदोलन है, जो वन प्रमाणन 1990 के दशक में रियो अर्थ समिट के बाद प्रारंभ किया गया था। तो दोनों विकल्प सही हैं, याद रखिएगा। कार्बन क्रेडिट क्या है? IMF द्वारा प्रदान की गई राशि है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा है, या फिर एक नियत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन के बीच एक अंतर है, या फिर यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह नियत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन के बीच का एक अंतर है। उत्सर्जित कार्बन के बीच का एक अंतर है। मतलब मान लीजिए कार्बन उत्सर्जन जो है सब सारे देशों का तय किया गया है, कितना? 100 किलोवाट।
मतलब 100 किलोग्राम, ठीक है। और इसमें से कोई देश अगर 50 मतलब यूनिट या 50 किलो जो है कार्बन उत्सर्जित करता है, तो इसके पास कितना बच गया, 50 बच गया, ठीक है। तो यह इस 50 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच करके पर्याप्त मतलब धन की जो है प्राप्ति कर सकता है, और इसे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचा भी जाता है। तो इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही कार्बन क्रेडिट है जिससे यह मतलब किया गया था कि जो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है, उसमें कैसे कटौती की जा सकती है। इकोटोन का अर्थ क्या है? इकोटोन वह क्षेत्र है जो दो बायोम आपस में मिलते हैं, प्रजातियों के लिए अस्तित्व वाला एक क्षेत्र होता है, सीमित वनस्पतियों और जीवों का एक क्षेत्र होता है, या उच्च बायोमास उत्पादन वाला क्षेत्र होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इकोटेन एक वह क्षेत्र होता है, इकोटोन, जहाँ दो बायोम आपस में मिलते हैं, दो विभिन्न बायोम, जैसे स्थलीय वन बायोम हो गया और जलीय वन बायोम हो गया। यह दोनों जहाँ मिलेंगे इस बीच वाले क्षेत्र को इकोटोन कहा जाएगा। और यहाँ पे जो विविधता पाई जाएगी यह अन्य दोनों की तुलना में ज़्यादा पाएगी। यहाँ पे जो क्या है कि यहाँ का गुण भी मिलेगा, यहाँ का गुण भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ जो वनस्पतियाँ मिलेंगी ए और बी में, वो सब तो यहाँ पे पाया ही जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे वनस्पति पादप जीव जंतु पाए जाएंगे जो अलग ही होंगे, जो ना ही ए में पाए जाएंगे ना ही बी में पाए जाएंगे, ठीक है। तो यही है कि इकोटोन में जो है विविधता अन्य की तुलना में ज़्यादा होती है, और यह दो वायुमों के मध्यवर्ती एक संक्रमण क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। किस प्रकार के वनों में प्रमुख रूप से लाइकेन और काई पाई जाती है? टैगा वन वायु में, टुंड्रा वन वायु में, समशीतोष्ण वन वायु में, या सदाबहार वन में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। टुंड्रा वन वायु में लाइकेन और काई जैसी वनस्पतियां, या फिर से जो कह सकते हैं कि पादप जो है वो पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण की संकल्पना का पहली बार उपयोग किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का उपयोग सर्वप्रथम बेनेट ने किया था। ऑप्शन सी जो है वो सही है। पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से एक साथ जुड़े हुए जैविक और अजैविक घटकों के समुदाय को किस रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण, बायोम, या फिर इकोटोन? इसे जाना जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में। ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका भी होती है? इकोटोन का, या इकोटोन का, इको फ्रेंडली का, या पारिस्थितिकी कर्मता का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी कर्मता। इसका जो है केवल एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। बारिश से लथपथ मेघालय के जंगल, गहरे समुद्र में खाइयाँ, मूसलाधार धाराएं और उबलते हुए उष्ण वसंत किसके उदाहरण हैं? निवास स्थान के, इकोटोन के, आवासीय आबादी के, या क्षेत्र के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवासीय आबादी के। खनन क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन प्राप्त किया जा सकता है कृषि का प्रारंभ करके, एक वनस्पति आवरण का विकास करके, अधिक चराई करके, या मिट्टी कटाव को रोक करके? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जहाँ पे खनन क्षेत्र है, अगर पारिस्थितिकी असंतुलित हो गया है तो वन रोपण द्वारा वहाँ पे बनावरण करके पारिस्थितिकी उसको संतुलित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से अति संचयक की सीमाएं हैं, वे नियंत्रण से बाहर हो जा सकते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। फाइटो रेमेडिएशन की धीमी और समय लेने वाली प्रक्रिया, ए और बी दोनों सही हैं, या फिर इसके लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। वे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। फाइटो रेमेडिएशन की धीमी और समय लेने वाली प्रक्रिया किसके बारे में? अति संचयक सीमा के बारे में यह बताया जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। स्वीकार करना, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना मुख्य विषय है किसका? पर्यावरण संतुलन का, पारिस्थितिकी शिक्षा का, पारिस्थितिकी संतुलन का, या पर्यावरण सुरक्षा का? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण सुरक्षा का, ठीक है। मतलब जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है उसे अस्वीकार करना, ठीक है। जिसे मतलब करना बहुत ही ज़रूरी हो मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, तो उसे कम से कम मात्रा में
में उपभोग करना, ठीक है। या फिर से अगर ऐसा है कि जिसे हम पुनः उपयोग कर सकते हैं किसी अन्य रूप में, तो उसे पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण जिसे कहा जाता है, ठीक है। यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, जिससे पर्यावरण को संरक्षित या सुरक्षित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। किस आयोग की सिफारिश पर रेगिस्तान विकास की शुरुआत की गई थी? रेगिस्तान विकास की शुरुआत जो है किसकी सिफारिश पर की गई थी? वित्त आयोग की, राष्ट्रीय कृषि आयोग की, राष्ट्रीय भू आयोग की या योजना आयोग की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर रेगिस्तान विकास योजना की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय हाथी आबादी का अनुमान लगाया गया था। जनगणना के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? हाथियों की संख्या सबसे अधिक है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी जो है वो सही है। वन्य जीवन के विलुप्त होने के कारण, या कह सकते हैं कि वन्य जीवन के विलुप्त होने के लिए अग्रणी मानव गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी मानव गतिविधि वन्य जीवों की विलुप्त होने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का परिचय, प्राकृतिक आवासों का परिवर्तन और विनाश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पादप हैं, प्रजातियां, या कह सकते हैं कि जीव जंतु हैं, यदि बेसिकली उनके प्राकृतिक आवासों का हनन किया जा रहा है, मतलब प्राकृतिक आवासों को बर्बाद किया जा रहा है, उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, या जो वन समृद्धि, वन समुदाय हैं, या फिर से जो वन वगैरह हैं उनको काटा जा रहा है, तो उससे प्राकृतिक आवासों का उनके नुकसान होगा या सीमित होगा, जिससे उनकी संख्या कम होगी और वह एक समय के बाद विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे और अंततः विलुप्त हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वन्य जीव से होने वाली फसल क्षति को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? घातक हथियार, रासायनिक विस्फोटक, बिजली के तार की बाढ़ या फसल चक्र परिवर्तन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिजली के तार की बाढ़। और ये भी इसमें बेसिकली जो है निर्देश ऐसा दिया गया है कि बिजली के तार के अगर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें उतने कम वोल्टेज रखना चाहिए जिससे कि किसी भी जीव जंतु की मृत्यु ना हो, उसे बस एक झटका लगे, ठीक है, जिससे कि वह दोबारा उस तरफ ना जाए। अगर उसकी मृत्यु होती है तो फिर यह कह सकते हैं कि दंडात्मक जो है प्रक्रिया हो जाएगी और उन्हें जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वन उपज से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? अपर्याप्त निगरानी, बाजारों तक पहुँच का अभाव, अस्थिर कटाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक टिकाऊ भूमि उपयोग प्रणाली बनाने के लिए कृषि और वानिकी प्रौद्योगिकी के संयोजन का आभास क्या कहलाता है? आभास या अभ्यास क्या कहलाता है? शहरी क्षेत्रों में पेड़ लगाने की तकनीकी, एग्रोफोरेस्ट्री, एग्रोनोमी या एग्रोनोमोई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे एग्रोफोरेस्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या है? वन क्षेत्रों का विकास करना, आर्थिक विकास करना या फिर एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी की रक्षा और संरक्षण के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी इको सेंसिटिव जोन उस क्षेत्र को घोषित किया जाता है जहाँ की प्रजातियाँ, पादप जो हैं, जीव जंतु जो हैं, वह मानवीय हस्तक्षेप के कारण विलुप्ति के कगार पर पहुँच गए हैं या उन्हें उनके विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो उनके संरक्षण के लिए किसी भी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पक्षी अभयारण्य नहीं है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपके राजस्थान में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपके पंजाब में है, चिल्का झील जो आपके उड़ीसा राज्य में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो आपके एमपी राज्य में है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? कौन सा पक्षी अभयारण्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक पक्षी अभयारण्य नहीं है, जबकि अन्य तीनों पक्षी अभयारण्य है। वनों का मुख्य कार्य क्या होता है? वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करना, कागजों के उत्पादन के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वनों का मुख्य, वनों से मतलब ये तीनों प्राप्त किए जा सकते हैं। वनों के लिए आवास प्रदान किए जा सकते हैं जो वन्य जीव हैं उनके लिए, और कागज उत्पादन, इससे कागज की भी प्राप्ति हो जा सकती है, क्योंकि आपको बेसिकली पता ही होगा कि कागजों का जो प्राप्त किया जाता है उसका मुख्य जो कच्चा माल है, संसाधन है, वो पेड़ पौधे ही हैं। और मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सकता है, तो इसके तीनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? आने वाली पीढ़ियों के लिए वनों और वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण करना, वनों की कटाई को बढ़ावा देना, वन्य जीवों के शिकार को प्रतिबंधित करना,
वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण का जो मुख्य लक्ष्य है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वन और जो वन्य जीव हैं इनको संरक्षित करना। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी ने कहा था कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो पृथ्वी पर हमें संसाधन प्राप्त हुए हैं, वह हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए, हमारा हमें हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया, वो हमारे लिए नहीं है बल्कि वो हमारे ऊपर एक कर्ज है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। ठीक है, तो वन जो प्राकृतिक संसाधन है उसे उतना ही उपयोग करना है जिससे कि हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, वह पूरी हो जाए। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक होती है? उत्पादक, अपघटक, अपमार्जक या उपभोक्ता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादक वर्ग की जो संख्या है वह खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक होती है। पक्षी अभयारण्यों में आमतौर पर किस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होती है? शिकार, वाणिज्यिक विकास, अनुसंधान एवं शिक्षा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुसंधान एवं शिक्षा की अनुमति होती है, जबकि शिकार और वाणिज्यिक विकास को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। संरक्षित क्षेत्रों के पीएएस के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना एनडब्ल्यूएपी के तहत निर्धारित लक्ष्य क्या है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4 से 5% तक, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5 से 6% तक, या फिर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6 से 7% तक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6 से 7% तक। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया कितना है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6 से 7% एनडब्ल्यूएपी के तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, और इसके तहत क्या करना है? इसके तहत जो है वन क्षेत्रों को बढ़ाने की बात की गई, जो संरक्षित क्षेत्र हैं इनको बढ़ाने की बात की गई है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाना, वैश्विक तापन को रोकना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह जो है पेरिस समझौते का लक्ष्य रखा गया है, और यह हुआ था COP21 में 2015 में। ठीक है, यह लक्ष्य कब रखा गया था? COP21 2015 में जो हुआ था, कहाँ पे? पेरिस में। वर्षा वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वर्षा वन अनुसंधान अगरतला, माशिनराम, उत्तराखंड, जोरहाट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आपके जोरहाट में है। आमतौर पर वन बस्तियों के लिए किस प्रकार के जंगलों को निर्दिष्ट किया जाता है? प्राकृतिक वन, वृक्षारोपण वन या अप्राकृतिक वन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसके अंतर्गत प्राकृतिक वन भी आते हैं और वृक्षारोपण वन भी आते हैं, तो दोनों जो है इसका सही हो जाएगा। राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण का उद्देश्य क्या है? स्वामित्व का शीर्षक, स्वामित्व या शीर्षक में परिवर्तन को दर्शाने के लिए, भूमि उपयोग में परिवर्तन दर्शाने के लिए, भूमि पर कब्जा दर्शाने के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामित्व या शीर्षक में परिवर्तन को दर्शाने के लिए राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण का उद्देश्य जो है क्या है? स्वामित्व या शीर्षक में परिवर्तन को दर्शाना। कौन सा वन संसाधन का दीर्घकालिक उपलब्धि सुनिश्चित करता है? वन संसाधन का दोहन, वनीकरण, निर्वनीकरण या वन उपज का सतत प्रबंधन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वन उपज का सतत प्रबंधन। यह वन का जो संसाधनों का दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ठीक है, वन उपज के सतत प्रबंधन का क्या महत्व है? वनों की कटाई करना, वन्य जीवों की और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह स्थानीय आजीविका का समर्थन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह स्थानीय जो आजीविका है उसका समर्थन करता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कौन से हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस हैं वो कौन से हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तनों को विनियमित करना किस अधिनियम का उद्देश्य है? किसको? गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन को विनियमित करना किस अधिनियम का उद्देश्य है? वन संरक्षण अधिनियम 1988, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या वन संरक्षण अधिनियम 1986? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन आपदाओं को रोकने और कम करने से जुड़ी कुछ चुनौतियों में से है वन प्रबंधन में धन की कमी, अपर्याप्त सुरक्षा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से दोनों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। वन आपदाओं को रोकना और वन कम करने से जुड़ी चुनौतियां, यह जो है दोनों सही हैं।
राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण के लिए किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? भूमि स्वामित्व की, वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऋण भार प्रमाण पत्र या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। किसके लिए? राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनों से प्राप्त उत्पाद नहीं है? शहद, रबड़, चंदन या फिर कोयला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोयला जो है वह भारत में वन से प्राप्त होने वाला उत्पाद नहीं है। वनों से प्राप्त उपज क्या है? लोहा, कागज, टीन या फिर मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कागज जो है यह वनों से प्राप्त होता है। मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारणों में से एक कौन सा कारण उपयुक्त है? जलवायु परिवर्तन, वन उपज तक पहुंच, वनावरण या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन। मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारणों में, मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारणों में जलवायु परिवर्तन, ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं इसे देख करके जो है कि इसका सही आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। मानव वन्यजीव संघर्ष का कौन सा कारण सही है? अत्यधिक मानव जनसंख्या, जानवरों के निवास का विनाश, निर्वनीकरण। बी और सी दोनों, बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यधिक मानव जनसंख्या और जानवरों के निवास का विनाश। वैसे देखा जाए तो तीनों विकल्प सही हैं, लेकिन अगर इसमें सबसे अधिक ज़्यादा सही कौन है तो वो हो जाएगा आपका जानवरों के निवास का विनाश, ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, ठीक। अत्यधिक मानवीय जनसंख्या ये तो है ही, इसके साथ साथ निर्वनीकरण जो है यह भी मानव और वन्यजीव संघर्ष के लिए एक प्रमुख कारण है। तो तीनों सही हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर सबसे उपयुक्त पूछे तो डी मान लेंगे, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन में कौन सी गतिविधियां विनियमित की जाती हैं? आवासीय गतिविधियां, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां या कृषि गतिविधियां। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इको सेंसिटिव जोन में ये सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। इससे मानवीय हस्तक्षेपों को मतलब कम करके वहाँ की जो समुदाय हैं, वहाँ के जो जीव जंतु हैं, पादप हैं, उनको संरक्षित किया जा सके। वनीकरण के क्या लाभ हैं? मृदा का संरक्षण करना, कार्बन का पृथक्करण करना, वन्य जीवों की आवास में वृद्धि करना या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयारण्य और उसके मुख्य संरक्षित वन प्राणी का मेल खाता युग्म सही है? काजीरंगा में कस्तूरी मृग पाया जाता है, गिर में सिंह पाया जाता है, सुंदरवन में राइनो पाया जाता है, उपयुक्त में से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, सुंदरवन के जंगल में राइनो पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयारण्य और उसके मुख्य संरक्षित वन प्राणी का मेल खाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे डेटरीटिवोरे कहते हैं? किसे डेटरीटिवोरे कहा जाता है? सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों का भोजन करने वाला एक जानवर, पौधों पर भोजन करने वाला एक जानवर पर भोजन करने वाला जीव मतलब आश्रित रहने वाला जीव, या फिर एक जानवर द्वारा अन्य जानवर को खाना। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में किसकी वृद्धि होती है? नमक की, आर्द्रता की, शुष्कता की या बी और सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्द्रता की वृद्धि होती है वन वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वनीकरण और कृषि वानिकी के बीच मुख्य अंतर क्या है? वनीकरण शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण है, वनीकरण बंजर भूमि पर वृक्षारोपण है, वनीकरण निम्नीकृत भूमि पर वृक्षों का रोपण है या फिर वनीकरण प्राकृतिक वनों में वृक्षारोपण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनीकरण जो निम्नीकृत भूमि है उस पर वृक्षारोपण करने के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। नरनाला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नरनाला वन्यजीव अभयारण्य आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। संरक्षित वन वो कहलाते हैं जो एक वन क्षेत्र जहाँ मानव गतिविधियाँ हो ही नहीं सकती हैं, एक वन क्षेत्र जहाँ सीमित प्रतिबंधों के साथ ही मानवीय गतिविधियाँ हो सकती हैं, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मानव गतिविधियाँ आसानी से हो सकती हैं। बताइए संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, एक ऐसा वन क्षेत्र जहाँ सीमित प्रतिबंधों के साथ मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निजी संपत्ति में प्रवेश का अधिकार मिला होता है किसे? वनवासियों को, शहर के उच्च लोगों को, जंगली लोगों को या आम जनता को। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, वनवासी जो उस वन में निवास करते हैं उनको वहाँ की निजी संपत्ति में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर वो जंगलों में ही रहते हैं और उनके जो मकान घर वगैरह झोपड़ियाँ मिलती हैं वो जंगलों में ही रहती हैं। तो वहाँ पे जाने, जो वन संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, लकड़ी, वहाँ के फल फूल वगैरह, इसे प्राप्त करना, इन सब की उन्हें इजाज़त होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो है यह कब प्रारंभ की गई थी? 1988 में, 1980 में, 1972 में या 1992 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में भारत की पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। पक्षी अभयारण्यों का उद्देश्य क्या है? पक्षी अभयारण्यों का उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों के लिए आवास उपलब्ध कराना, पक्षियों की विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रीय वन नीति की सिफारिश नहीं है क्या? वनावरण और पुनर्वनावरण, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करना, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करना, प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करना। यह राष्ट्रीय वन नीति की सिफारिश के अंतर्गत इसे शामिल नहीं किया गया था, जबकि वनीकरण और पुनर्वनीकरण यह लक्ष्य रखा गया था। प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना, ये दोनों जो है आपके राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत एक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। द्वितीयक उत्पादक कौन है? द्वितीयक उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं? उत्पादक, मांसाहारी या शाकाहारी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक कौन है? गाय, शेर, मांसाहारी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्राथमिक उत्पादक, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, गाय। प्राथमिक उत्पादक मतलब ये गाय कैसे होगा? चलिए ठीक है, मैं देख के जो है इसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, इसमें ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन वाली बुक में जो है प्रैक्टिस में बहुत से क्वेश्चन गलत दिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता होता, ठीक है, तो वहाँ पे गाय आ जाता। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता क्यों? क्योंकि जो उत्पादक वर्ग हैं उन्हें कौन खाता है? गाय खाती है। जैसे पेड़ घास फूस जो हो गया, इनका खाने का कार्य गाय करती हैं। और ये जो घास हैं ये क्या है कि पेड़ पौधे जो हैं यह उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि गाय जो है एक उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत आती है और इसे प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, तो इसे मैं देखूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वृक्षारोपण एक प्रकार की कैसी खेती है? व्यापक खेती, व्यावसायिक खेती, गहन खेती या मिश्रित खेती? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण कार्य नीतियों में प्रत्यक्ष रूप से सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, या वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन। किसका? संरक्षण कार्यनीति में प्रत्यक्ष रूप से सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, यह जो है शामिल नहीं है, जबकि अन्य सभी इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम वन आवरण कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 33%। निम्नलिखित में से रबड़ के प्रसार का व्यावसायिक तरीका क्या है? टी नवोदित, फिरकर्ट, वडिंग, दृढ़ लकड़ी को काटना, या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, फिकर्ट फ्रीडिंग। वन प्रमाणन कार्यक्रम के मुख्य घटक क्या है? हिरासत ट्रैकिंग की श्रृंखला, वन प्रबंधन योजना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वनों के विकास का प्राथमिक स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? वनों का प्रबंधन करना, वनों का उपयोग करना, वनों का सृजन करना, या वनों का संरक्षण करना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वनों का सृजन करना। वन आपदा से संबंधित है। एक मानव जनित घटना जो सभी वन विनाश को जन्म देती है, एक प्राकृतिक घटना जो पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान करती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? वन आपदा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक मानव जनित घटना जो वन विनाश को जन्म देती है, ठीक है, यह वन आपदा को प्रोत्साहित करता है। राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरकार, जमीन का पिछला स्वामी, एक प्राधिकरण, या फिर भूमि का वर्तमान मालिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि का वर्तमान मालिक।
वन श्रमिकों के लिए वन बस्तियों के क्या लाभ हैं? रहने की स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच, नौकरी की सुरक्षा में वृद्धि या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले के वन क्षेत्र में पेड़ लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? वनोन्मूलन, वनीकरण, वनावरण या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वनावरण या वनीकरण। एक वन क्षेत्र जहाँ जीवन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अलग रखा गया क्षेत्र कहलाता है। एक वन क्षेत्र वन्य जीवन और वन जैव विविधता या जैव विविधता के संरक्षण के लिए अलग रखे गए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन बी जो है वो सही है। वनों के संरक्षण के प्रमुख लाभों में से एक क्या है? जलवायु का विनियमन करना, जल शोधन करना, मृदा का संरक्षण करना या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी विकल्प जो हैं वो सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन जल संभरों के लिए महत्वपूर्ण है? सदाबहार वन के लिए, पर्णपाती वन के लिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए, उष्णकटिबंधीय वन के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए। पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? मृदा संरक्षण के लिए, भारत के जीडीपी में योगदान के लिए, वन्य जीवों के आवास के लिए और उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखा जाए तो भारत की जीडीपी में योगदान ये भी जो इनडायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण से जो है वृद्धि इसकी भी होगी। मृदा संरक्षण से जो है कृषि एक्टिविटी में वृद्धि होगी, ठीक है, और उपज में वृद्धि होगी, जो अंततः जो है भारत की जीडीपी में वृद्धि करेगा। तो मुख्यतः देखा जाए तो सभी विकल्प जो है वह सही है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी जो है उसे प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वांगड़ का चीकू के नाम से जाना जाता है? पलास, बांस, चीकू या फिर तेंदू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेंदू को वांगड़ का चीकू के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे वन की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? आर्किड, बांस, पलास, रोहिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पलास, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है, ठीक है। वन उपज किसे माना जाता है? जंगली फल को, चंदन को, औषधीय पौधे को या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी जो है वन उपज के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो जंगली फल हो, चंदन हो या औषधीय पौधे हो। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीव उत्पाद को विनियमित करना, वन्य जीव आबादी को बढ़ावा देना, वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा तथा उसका संरक्षण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा तथा उसका संरक्षण करना। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य था। भारतीय वानिकी के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय वानिकी के पिता कहा जाता है किसे? डेविड ब्रैड, डैट्रिच बैडरिस, जगदीश चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वानिकी के पिता, सॉरी इसका सही आंसर इसमें सी दिया है, ठीक है, लेकिन इसका शायद बी जो है वो सही होगा। डैट्रिच बैडरिस जो है इन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है, न कि जगदीश चंद्र बोस को, ठीक। इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो गलत दिए हैं साथियों, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि गलत क्वेश्चंस, गलत आंसर ना बताया जाए, और उसमें जो डाउट रहेगा कि ये क्वेश्चन गलत हैं तो उन्हें जो है संशोधित करके या जो फिर सही आंसर जो होगा उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका होती है? निष्क्रिय दर्शक बने रहना, वनों की सुरक्षा और संरक्षण में शामिल होना, वनों के प्रबंधन में भूमिका से बाहर रहना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वनों की सुरक्षा करना और उनका संरक्षण करना, उसमें शामिल होना। वन बस्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन भूमि का उचित प्रयोग करना, वन भूमि का दोहन करना, वन कर्मियों को आवास उपलब्ध कराना या वनवासियों को रहने का स्थान न देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन कर्मियों को आवास उपलब्ध कराना यह वन बस्तियों का मुख्य उद्देश्य होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों की संरक्षित प्रजातियों को मारने पर क्या जुर्माना है? जुर्माना और 5 वर्ष की कैद, जुर्माना 7 साल की कैद, जुर्माना 10 साल की कैद या जुर्माना और आजीवन कैद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जुर्माना और 7 साल की सजा होती है। अगर किसमें कहा गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अगर वन्य जीवों की जो संरक्षित प्रजातियां हैं उनको मारा जाता है, उनका शिकार किया जाता है। तो आरक्षित वनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि जोत को बढ़ाना या वन्य जीवों की रक्षा करना।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वन्य जीवों की रक्षा, उनका संरक्षण करना। कौन सा हाथी रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? पेरियार, मैसूर, डंडेली या नीलगिरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी। यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि इनका विस्तार किन किन राज्यों में हो, तो याद रखिएगा यह जो है तमिलनाडु, केरल और आपके आंध्र प्रदेश राज्य में इनका विस्तार है। दुनिया का सबसे खूंखार मकड़ी टारेटूला कहाँ पाई जाती है? दुनिया की सबसे खूंखार या कह सकते हैं कि सबसे जहरीली खतरनाक मकड़ी टारटेलू जो है रेगिस्तान में, पहाड़ों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों या घास के मैदानों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में यह पाई जाती है। मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी होती है? 26%, 45%, 60% या 37%? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 45%। साथियों, इसके लिए सबसे अच्छी बुक अगर वन दरोगा के लिए मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो दृष्टि IAS द्वारा जो पब्लिश किया गया पर्यावरण पारिस्थितिकी, वह जो है सबसे अच्छी बुक है, जिसमें आपका वन दरोगा का 70, 80, 85, 90% तक मान कर चलिए पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। पूरा जो है उसी के अकॉर्डिंग है, उसमें आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है फ्लो चार्ट के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिन लोगों के पास है वो लोग उसे प्रीफर करें, उसे पढ़ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वह उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, खरीद लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अन्य मार्केट में जो वन दरोगा के लिए बुक आई है वह उतना इफेक्टिव नहीं है जितनी कि वो है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छे से आप लोगों को एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाया गया है और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसे आप लोग एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टोटल पूरा जो है आपका सिलेबस, ये जो जैसे उसमें वन दरोगा के कुछ कार्य दिए गए ना सिलेबस में, वन दरोगा की कार्य क्या है, तो उसे छोड़ करके बाकी आपके लगभग सारे जो टॉपिक हैं वह उस एक बुक से कवर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उस बुक को जो है कवर कराया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिनके पास नहीं हो बताइएगा, अगर आप चाहते हैं तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं जो है PDF बना करके उसे प्रॉपरली जो है कवर करा दूंगा। ठीक है, और जिनके पास है वो तो पढ़ लेंगे, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लघु दिवसीय पौधा नहीं है? धान, गेहूँ, सोयाबीन या फिर तंबाकू? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, गेहूँ जो है यह लघु दिवसीय पौधा नहीं, जबकि धान, सोयाबीन और तंबाकू यह जो है लघु दिवसीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। प्रकाश प्रकाश कालवाद शब्द किससे संबंधित है या किसने दिया था? बोस ने, आइंस्टीन ने या गार्नर और एलार्ड ने? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गार्नर और एलार्ड द्वारा प्रकाश कालवाद शब्द का प्रतिपादन किया गया था या दिया गया था। जलवायु का संरक्षण करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को होने से रोकना या फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु का संरक्षण का तात्पर्य मतलब इसका जो प्राथमिक लक्ष्य यही है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या जो गैसें या जो एक्टिविटी गतिविधियाँ जो है बेसिकली जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, उनको कम करना या उनको प्रतिबंधित करना। सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त वन प्रमाणन कार्यक्रम क्या है? सतत वानिकी पहल, वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम, फॉरेस्ट स्वीटवर्शिप काउंसिल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरेस्ट स्वीटवर्शिप काउंसिल। भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों के विकास को बढ़ावा देना, वनोपज को विनियमित करना, वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव क्या हैं? समुद्र का स्तर बढ़ना, वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, अधिक गर्म मौसम का होना। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन के सभी कारक जो है दिखाई देंगे। और वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं, आरक्षित वन के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? स्थानीय सरकार, निजी सरकार, राज्य वन विभाग या राष्ट्रीय वन सेवा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य वन विभाग। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? वनों का वर्गीकरण करना, वनों पर वन मंत्रालय का नियंत्रण, राज्य सरकारों का अधिकार बढ़ाना, पारंपरिक वनवासियों के अधिकार को मान्यता देना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो वन क्षेत्र में निवास करने वाली जातियाँ, जनजातियाँ हैं, उनको कुछ मान्यता, उनको कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 लाया गया था। ठीक है, जैसे
कि वह वन में कहाँ तक जा सकते हैं, वनों से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और वनों में कौन सी गतिविधियाँ एक्टिविटी कर सकते हैं। बेसिकली इसका प्रावधान जो है किया गया था, और मतलब उनको अधिकार देने के लिए 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों के ह्रास का एक वैध कारण नहीं है? कृषि का विस्तार, विकासात्मक परियोजनाएं, चराई और जलाऊ लकड़ी का संग्रह, और तेजी से औद्योगिकरण। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चराई और जलाऊ लकड़ी का संग्रह। यह जो है वनस्पति और जीवों के ह्रास का एक वैध कारण नहीं है, ठीक है। जबकि कृषि के विस्तार से ये ह्रास होता है, विकासात्मक परियोजनाएं जो हैं उनसे जो है वनों की कटाई की जाती है, और जो औद्योगिकरण होता है तेजी से उससे भी होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यदि हम आधे जंगल पृथ्वी के आच्छादन को खोल दें तो सबसे पहले कौन सा संकट आएगा? कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, पारिस्थितिकीय तथा जनसंख्या असंतुलित हो जाएगी, ऊर्जा संकट उत्पन्न होगी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले कुछ प्रजातियां जो हैं जो सुभेद कैटेगरी में हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। लेयरिंग की कौन सी विधि को स्टूलिंग के रूप में जाना जाता है? माउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, या सामान्य लेयरिंग। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, माउंड लेयरिंग। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इन सीटू संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण, जीन पूल, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए। राष्ट्रीय उद्यान में क्या है कि बेसिकली जो प्राकृतिक आवास है वहीं पे जानवरों का, जो पादप हैं, जीव जंतु हैं, उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इन सीटू मतलब आपके राष्ट्रीय उद्यानों में इनका संरक्षण किया जाता है, आनुवांशिक विविधता का रखरखाव, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजाजी, पेरियार, कार्बेट, या कान्हा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना भी पूछ सकता है। तो कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, और आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, धूपगढ़ की जो चोटी है वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, और यह कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों कि दृष्टि IAS की जो बुक है पर्यावरण पारिस्थितिकी की, उसकी आप लोग मतलब एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि वो बुक जो है अपलोड किया जाए वीडियो बना करके, ठीक है, जो टॉपिक है कवर किए जाएँ। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आपके यूथ कंपटीशन जो है उसके टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कराया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।